अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। अनकॉन्शियसनेस बोले तो क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें आपको किसी चीज़ का होश नहीं रहता, बेहोशी की कंडीशन, जिसमें आपके आसपास क्या हो रहा है आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता, आपके साथ क्या हो रहा है आपको उसका पता नहीं होता। आपने देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी खड़ा है, जस्ट सडनली वो गिर जाता है ना। अब जब वो गिर गया तो वो जब बेहोश हो जाता है, जब वो गिर कर बेहोश हो जाता है तो उसके साथ में क्या हो रहा है उसे पता नहीं होता। उसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसको उठा के जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है ना, उसको किस तरीके से खींचा जा रहा है उसको इसका भी अंदाज़ा नहीं रहता। जब वो होश में आता है तो वो पूछता है ना बाद में कि मुझे क्या हुआ था, जब पूछता है ना, तो ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है अनकॉन्शियसनेस। एक ऐसी कंडीशन कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको उसके बारे में कोई खबर नहीं होती, आपके साथ क्या हो रहा है आपको उसके बारे में कोई खबर नहीं होती। अब इसमें जो सेकंड वर्ड है वो है स्क्रीमिंग। तो स्क्रीमिंग क्या होता है? चीखना, चिल्लाना, ऐसी चीख जिससे जो है वो आपके कानों को जो है वो यानी जो मैंने कहा था पहले कि श्रीकिंग जिसे कहा जाता है वही होता है। स्क्रीमिंग श्रीकिंग एक ही जैसा होता है, यानी ऐसी चीख कि जो कानों को अच्छी ना लगे, ज़ोर से चीखना, ज़ोर से बोलना। और इसमें नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है कि इंटरप्टेड बाय, यानी कि ऐसी अनकॉन्शियसनेस, ऐसी बेहोशी की हालत कि जो किसी चीख से इंटरप्ट हो जाए। इंटरप्शन के मानी मैंने आपको पहले बताया था। इंटरप्शन एग्रेवेशन जो था, एक रूब्रिक था ना पहले, जो एक रूब्रिक था जिसके अंदर यानी ये है कि भाई जैसा कोई चीज़ चल रही है, चलते चलते थोड़ी देर के लिए जो है उसमें रुकावट आ जाए, उसे कहा जाता है इंटरप्शन। कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है और चलते चलते उस चीज़ में रुकावट आ जाए। उसी तरीके से एक अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन चल रही है, एक बेहोशी की कंडीशन चल रही है और उसमें रुकावट आ जा रही है, काहे से? स्क्रीमिंग से, चीखने से। तो अब ये जो पूरा रूब्रिक है इसके मीनिंग क्या हुए कि ऐसी बेहोशी की कंडीशन के जिसके अंदर रुकावट आ जा रही है, बेहोशी उसकी टूट जाती है किसी के चीखने से। अब इसे हम क्लिनिक में कैसा देखेंगे, इसे हम पेशेंट में कैसा देखेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट हमारे सामने बैठा है, जब वो हिस्ट्री दे रहा है तो ड्यूरिंग केस टेकिंग वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी जो है वो 2 महीने से खांसी कंटिन्यू शुरू है। तो आप कहेंगे यार आपको 2 महीने से खांसी है, आपने कौन कौन सा ट्रीटमेंट किया अभी तक? वो कहेगा मैंने अभी तक तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, मुझे उसका अंदाज़ा ही नहीं था डॉक्टर साहब कि मुझे खांसी है। 2 महीने से मुझे कंटिन्यू खांसी थी, मुझे उसका जो है वो अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे जो है वो इतनी खांसी हो रही है। लेकिन क्या हुआ कि कल जो है वो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तू कितना खांस रहा है, 2 महीने से खांस रहा है तू, जाके इसका इलाज करवाना। लोग तुझे बोलेंगे कि तुझे टीबी हो गई है, लोग तुझे कहेंगे कि तुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, लोग तुझे कहेंगे कि तुझे कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं हो गई। तो ये जो उसके कानों में जो चीज़ लगी है, जो चीख लगी है, तो वो 2 महीने की जो उसकी अनकॉन्शियसनेस की जो कंडीशन थी वो अचानक जो है वो इंटरप्ट हो गई। वो अचानक जो है उससे बेदार हो गया कि ये क्या चीज़ है, सचमुच में मुझे इसका इलाज कराना चाहिए। तो ये चीज़ होती है अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। उसके फादर की जो चीख थी उससे उसकी जो बेहोशी की कंडीशन जो है वो टूट गई, इंटरप्ट हो गई। आया आपके समझ में? सी दिस। अब ये अनकॉन्शियसनेस यानी ये जो कंडीशन है अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन है, ये फर्स्ट जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें, और ये जो है वो स्क्रीमिंग है। अब आप इसको अगर दोनों को आप इंटर रिलेट कर दे तो आपको ये पूरा जो रूब्रिक है वो इजीली समझ में आ जाएगा कि बेहोशी की कंडीशन चीखने से जो है वो खुल जाए,
या चीखने से जो है वो बेदार हो जाए वो। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है अनफॉर्चुनेट फीलिंग। यहाँ पर फीलिंग है, पेशेंट को ये एहसास होता है, ये महसूस होते रहता है कि वो बदनसीब है। अनफॉर्चुनेट बोले तो बदनसीब, बदकिस्मत, जिसकी किस्मत उसका कभी साथ ही ना दे, उसे कहा जाता है अनफॉर्चुनेट। और यहाँ पे क्या है कि फील है, यानी उसे ऐसा महसूस होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बदनसीब हो, ज़रूरी नहीं कि वो बदकिस्मत हो, लेकिन उसकी फीलिंग इस तरीके से हो जाती है, उसे इस तरीके से महसूस होते रहता है कि मैं बदनसीब हूँ। जब भी कोई बुरा हुआ वो कहेगा कि मैं तो बदनसीब हूँ, मेरे साथ जो है वो ऐसा ही होना था या ऐसे ही होते रहता है। सपोज़ ये ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोई काम ना कर पाए तो सारा के सारा दोष ये किसे देते हैं? किस्मत को देते हैं कि मैं तो बदकिस्मत हूँ, इसीलिए जो है वो मेरे साथ में इस तरीके से होता है या मेरे साथ में इस तरीके से होते रहता है। ये कहलाता है अनफॉर्चुनेट फील। अब क्लिनिक में हम लोग इसे कैसा समझेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट हमारे सामने है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये खांसी 3 महीने से है। मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट ये कहता है कि मुझे ये खांसी जो है वो 3 महीने से है। अब आप कहते हो कि ठीक है, आपको ये खांसी 3 महीने से है, आप 1-2 हफ्ते आप दवा लो, आपकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो कहेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलेंगे क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर साहब मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मैं इतनी जल्दी अच्छा हो जाऊँ, मैं तो बदनसीब हूँ डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी मेरा इलाज नहीं हो सकता। मैंने बहुत इलाज पहले भी करवाए, बहुत सारी चीज़ों के इलाज करवाए, मैं जल्दी अच्छा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो ये जो उसने कहा, ये जो उसकी फीलिंग है, इसे हम ले सकते हैं अनफॉर्चुनेट फील। वो हर कंडीशन में, हर जगह पर जो है वो अपने आप को जो है वो अभागा महसूस करता है, अपने आप को जो है वो बदकिस्मत महसूस करता है। चलते चलते अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ मार लग गया, कहीं गिर गया, कुछ नुकसान हो गया, कोई भी चीज़ रही, वो अपनी किस्मत को दोष देता है कि मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होना है। ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है अनग्रेटफुल, नाशुक्रा, एहसान ना मानने वाला, एहसान फरामोश। ऐसा शख्स कि जिसके साथ में कोई दूसरा आदमी एहसान करे, उसके साथ भलाई करें और वो फिर भी जो है वो उसका एहसान ना माने, वो फिर भी जो है वो उसका शुक्रगुजार ना हो। आपने जो है वो किसी के साथ अच्छा किया और वो जो है वो बिना कुछ आपको बोले शुक्रिया और बिना कुछ थैंक्स बोले जो है वो निकल जाए, है ना। तो ये थैंकलेस लोग जो रहते हैं, है ना। या फिर ऐसे लोग के जो किसी का शुक्रिया अदा करना ही नहीं जानते, वो तमाम लोग जो है वो अनग्रेटफुल के अंदर आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनका मिजाज ही इस तरीके का बना हुआ होता है। सपोज़ बहुत सारे नौजवान आजकल आप देखते होंगे कि वो माँ बाप के जो दिन रात मेहनत करके उनको पालते पोसते हैं, खुद का पेट काट के जो है वो उनकी पढ़ाई पे खर्च करते हैं, खुद की खुशियाँ जो है औलाद के लिए कुर्बान कर देते हैं। अब ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो थोड़े खाने कमाने लायक हुए, शादी हुई, अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको छोड़ के निकल जाते हैं। और जब आप उनसे ये कहो कि यार आपके मम्मी पापा जो है वो अकेले घर में हैं, वो कैसा जो है वो गुजारा करते होंगे, आप अकेले निकल गए हो, है ना, वो उनका सपोर्ट कौन करेगा? तो वो क्या जवाब देंगे आपको कि डॉक्टर साहब सब कुछ माँ बाप पालते पोसते हैं, उन्होंने कौन सा नया काम किए? तो ये जो चीज़ वो बोल रहा है ये क्या है? ये अनग्रेटफुलनेस, नाशुक्री की इंतहा है। ये कहलाता है अनग्रेटफुल। अब हम लोग क्लिनिक में इसे किस तरीके से समझेंगे कि सपोज़ कोई पेशेंट है जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आपके पास आया, अब आपने उसे दवा दिया और वो पेशेंट अच्छा हो गया। या कोरोना का पेशेंट है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, आपने उसे दवाएं दी, बहुत उसके लिए जो है वो यानी हर तरीके की जो है वो कोशिश की और वो पेशेंट अच्छा हो गया।
अब अच्छा होने के बाद में वो कहे कि डॉक्टर साहब मैंने तो ये काढ़ा पिया था, इससे मैं अच्छा हुआ, आपने कौन सी वो जो दवाइयाँ थी वो तो चल रही थी लेकिन कोई उससे कोई मुझे इफेक्ट नहीं हुआ, मैंने ये काढ़ा पिया तो अच्छा हो गया, कैसा फील होगा आपको, है ना। तो ये होते हैं अनग्रेटफुल लोग। कोई पेशेंट है जो बहुत गरीब है, आपने उसका फ्री में ट्रीटमेंट कर दिया, अब वो कहे कि डॉक्टर को तो काम ही होता है दवाइयाँ देना, सेवा करना, आपने दिए दवा तो कौन सी बड़ी बात की है। ये जो चीज़ होती है ये है अनग्रेटफुलनेस। इसी तरीके से ऐसे जो पेशेंट होते हैं अनग्रेटफुल, इनका नेचर ही बन जाता है। उनके जो रिलेटिव्स रहेंगे ड्यूरिंग केस टेकिंग वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब इनका जो स्वभाव है ना ये इस तरीके का है कि इनके साथ में कोई कितना भी अच्छा करे ये उसका एहसान नहीं मानते। वाइफ कहेंगी कि डॉक्टर साहब ये घर में इतने बीमार थे, मैंने जो है वो दिन रात एक करके जो है वो इनकी जो है वो तीमारदारी की, इनका केयर किया, ये अच्छे हुए, अच्छे होने के बाद में जो है ये कहते कि तूने क्या किया मेरे लिए। नेक्स्ट जो रूब्रिक है अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज, इसके मीनिंग क्या हुए कि ऐसा आदमी कि जो भरोसे के लायक नहीं है। इसमें जो दो वर्ड है वो क्या क्या है, अनरिलायबल एक वर्ड है और सेकंड है प्रॉमिस। तो अनरिलायबल के मीनिंग क्या हुए कि ऐसा शख्स कि जो भरोसे के लायक नहीं है, गैर भरोसेमंद, ऐसा आदमी जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, ये तो हो गया अनरिलायबल। सेकंड जो इसमें वर्ड है वो है प्रोमिसेस। प्रॉमिस बोले तो वादा करना, तो ऐसा शख्स के जिसके वादे पे आप भरोसा नहीं कर सकते वो कहलाएगा कि अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज। प्रोमिसेस है, एक वादा नहीं, प्रोमिसेस, वादों पे वादे करता है और वादा खिलाफी करते जाता है। ये पूरा जो रूब्रिक है ये उसके पूरे मीनिंग हो गया कि अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज। ये वो लोग होते हैं जो भरोसे के काबिल नहीं होते, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जब भी कोई वादा करते हैं उसको नहीं निभाते, ये कहलाते हैं कि अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज। अब क्लिनिक में हम लोग इसे कैसे समझेंगे, तो देखिए कि कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उससे दवा दी और दवा लेके वो चले गया, कई महीनों बाद फिर डबल से वो आया और आके ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो आप उससे कहेंगे कि यार आप इतने महीनों बाद अब आए हो, तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं अच्छा हो गया था इसलिए नहीं आया। तो आप कहोगे कि आपने कुछ महीने दवा कर लेना था ताकि ये जो बीमारी है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती थी। वो आपसे कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपसे वादा करता हूँ अब हर बार मैं जो है वो कंटिन्यू आपके पास में आऊँगा, रेगुलर आपके पास आऊँगा मैं, अब जो है मैं आपका इलाज कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले हफ्ते 15 दिन के बाद फिर गायब, आता ही नहीं। फिर कई महीनों बाद फिर आए और कहे कि डॉक्टर साहब मैं अच्छा हो गया था इसलिए मैं नहीं आया। तो ये क्या कर रहा है, वादा करता है, वादे को तोड़ देता है। कोई पेशेंट जिसे आप कहे कि अब जो है टोबैको च्यूइंग आपको नहीं करना है, वादा करो मुझसे कि आप इसको अब हाथ नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं जो है वो टोबैको को, तंबाकू को जो है वो अब कभी नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट टाइम आए तो उसके मुंह में जो है वो तंबाकू। डॉक्टर साहब नहीं छूटती, मैं क्या करूँ, कितना भी मैं वादा कर लूँ मुझसे नहीं होगा। तो ये क्या है, अनरिलायबल प्रोमिसेस इन हिज। तो इस तरीके से जो है आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है अशरर। तो अशरर बोले तो क्या होता है, पहली बार सुनेंगे आपने ये रूब्रिक अशरर, लेकिन आप अपने मोहल्ले में हर जगह ऐसे लोगों को देखते हैं, सूदखोर लोग, ब्याजखोर लोग, वो लोग जो ब्याज खाते हैं, वो लोग जो सूद पर लोगों को पैसा देते हैं, उन्हें कहा जाता है अशरर। ये अपने अतराफ़ में हर जगह बिखरे हुए हैं, ठीक है ना।
अब सूद बोले तो क्या होता है? ब्याज। इसके अगर कभी आप जनरल जो मीनिंग हम देखते हैं वो क्या होता है कि आप नहीं इसके जनरल जो मीनिंग है वो ये है कि कोई आदमी किसी को कुछ पैसे दे और बदले में उससे बहुत ज़्यादा ले, उससे एक्स्ट्रा ले, ये कहा जाता है कि सूद लेना, ब्याज लेना। तो समाज में ऐसे लोगों को अच्छा नहीं समझा जाता कि जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें देखिए कि ब्याज कौन लोग लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो बहुत कम ब्याज लेते हैं कि जिनके पास सब कुछ है। जिनके पास सब कुछ है तो वो ब्याज पे ब्याज नहीं लेंगे ना। जिन्हें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, गरीब लोग, बेचारे ऐसे लोग कि जिनके घर में खाने को नहीं है, या अर्जेंट जो है वो कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि जिसके अंदर जो है वो आपके पास में सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो आप जो है वो यानी सूदखोर के पास में जाते हो और उससे कुछ पैसा लेते हो। तो सूदखोर ये ऐसा आदमी हो गया कि जो दूसरों की मजबूरी का भी फ़ायदा उठाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हो गई। ये एक पूरा कैरेक्टर है। सूदखोर जो है ना, ये एक पूरा कैरेक्टर है कि उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो जब किसी पर कोई चीज़ इन्वेस्ट करे, जब किसी को कोई चीज़ दे, तो उसके बैक ऑफ द माइंड ये चलते रहता है कि मुझे इससे ज़्यादा का लेना है इससे। अब इसमें हर चीज़ शामिल हो गई, सिर्फ पैसे ही नहीं। अगर कोई मेहनत किसी पर करे, किसी की कोई हेल्प करे, किसी को कोई चीज़ दे, कुछ भी चीज़, हर चीज़ उसमें शामिल हो गई। वो ये अपेक्षा करता है कि मैं जो है वो इससे ज़्यादा जो है वो इससे लूँगा। ठीक है।